दोस्तों जय हिंद। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टू बॉल्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम सरफेस फिनिश हैव देयर डायमीटर्स इन द रेशियो 1:2। दो बॉल्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन को रीड करते करते सॉल्व भी कर रहा हूँ मैं। दीज आर टू बॉल्स, ठीक है, सेम मटेरियल हैं, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अच्छा, ओके। और क्या दिया है? एंड सेम सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश भी सेम है, मतलब दोनों रफ हो सकते हैं, दोनों पॉलिश सरफेस हो सकते हैं। तो जितना भी कुछ है सेम है दोनों का, मतलब जो एब्जॉर्प्शन है इसका वो सेम रहेगा। ऐसा इस इंफॉर्मेशन से उनको कन्वे करना है एज द सेम सरफेस फिनिश। डायमीटर की बात करेंगे, देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 1:2। ये D1 है और ये क्या है, ये मानते हैं D2 है। एक बड़ा एक छोटा है, 1:2 के रेशो में इनका डायमीटर है। इनको गर्म कर दिया, दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। दोनों को टी टेम्परेचर पे गर्म कर दिया हमने, सेम टेम्परेचर पे हीट कर दिया और रूम के अंदर छोड़ दिया तो कूल हो जाएंगे वो। और पूछा है देन द इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमें पूछा है कि बताओ बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला सभी को पता है, dQ/dt। कई बार इसको H से भी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू सिग्मा E A T⁴ माइनस T⁻⁴। ये फॉर्मूला हमारे पास है। हमने देखा यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर T0 है, ठीक। दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर भी सेम है। टेम्परेचर डिफरेंस इस बॉडी का एंड टेम्परेचर डिफरेंस इस बॉडी का भी सेम रहेगा। सो दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट और सेम फॉर बोथ द बॉडीज़। दोनों बॉडीज़ का और क्या सेम है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो सेम है, राइट। सेम मटेरियल से बना है, मतलब इमिसिविटी भी सेम होगी। क्या क्या कांस्टेंट मुझे मिल रहा है इस टर्म में, मैंने देखा ये टर्म कांस्टेंट है। इफ़ यू कंपेयर द टू बॉडीज़, दोनों के लिए ये टर्म सेम है। और क्या सेम है, सिग्मा तो कांस्टेंट होता ही है और ई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है इन दोनों के बीच में कौन डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो उनका एरिया डिफ्रेंशिएट कर रहा है। एरिया कौन सा लेते हैं हम, सरफेस एरिया। सो कैन आई से दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dQ/dt लिखो या H लिखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू πr² इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस थिंग। दो बॉल हैं, ठीक है, स्पीयर दे दे तो 4πr² आ जाता है, ठीक है। स्पीयर दिया है क्या, बॉल दिया है, ठीक है, तो 4πr कंसिडर करते हैं स्पीयर ही है। सो इफ़ यू स्टिल राइट 4πr² डजेंट मेक एनी डिफरेंस, 4πr² कंसिडरिंग दीज आर स्पीयर। तो h 4π तो कांस्टेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। सो कैन नाउ वी कंपेयर h1/h2 इज इक्वल्स टू r1² डिवाइडेड बाय r2², ठीक है। इनका डायमीटर का रेशो अगर 1:2 है तो रेडियस का भी रेशो 1:2 ही रहेगा भाई, ठीक है। सो h1/h2 इज इक्वल्स टू 1:2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। व्हाट वी आर गेटिंग इज 1/4। h1/h2 कितना मिला हमें, 1:4, ठीक है। मतलब किसका, स्मॉल बॉडी का ज़्यादा है हीट ट्रांसफ़र या छोटे बॉडी का हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन बताओ। बाय लुकिंग दिस आंसर व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन ऑप्शन डी। डी। तो फॉर द लार्जर बॉल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अदर बॉल, मतलब छोटा बॉल। इसका मतलब यही है ना कि जिसका सरफेस एरिया बड़ा है उसका रेट ऑफ हीट लॉस भी फास्ट होगा, राइट। कितने टाइम फास्ट होगा, 4 गुना फास्ट होगा। अगर डायमीटर का रेशो कितना है, मतलब डायमीटर अगर डबल है तो हीट ट्रांसफ़र 4 गुना होगा, यही कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें समझ में आई। रेट ऑफ हीट लॉस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बाकी की चीज़ें अगर कांस्टेंट हो तो डायमीटर डबल कर दोगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र 4 गुना बढ़ेगा। ये यहाँ से सीखने को हमें मिला। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं, पड़ेगी। ओके, ये क्वेश्चन देखो, अ ब्लैक बॉडी विच इज़ एट अ हायर टेम्परेचर T केल्विन, थर्मल रेडिएशन इमिटेड एट द रेट ऑफ E Watt/m²। कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और जो रेट ऑफ इमिशन है या जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है इसका वो गिवन है Watt/m² में, वो E दिया है। इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स टू T/4, अगर अभी रेडिएट कर रहा है ना तो टेम्परेचर उसका घट जाएगा। जब टेम्परेचर T/4 हो गया
तो क्या इसका रेट ऑफ इमिशन जो पहले ई था उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, वो हमें पूछा है और 4 ऑप्शन ये दिया है। ठीक, मेरे पास फॉर्मूला है इसका, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी का इसका। ठीक है, सो एच इज इक्वल्स टू ये होता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास है वो, सिग्मा ए, ब्लैक बॉडी है तो ई नहीं लिखा मैंने, टी टू द पावर 4। ठीक है, एब्सोल्यूट इसका टेम्परेचर का हम देखेंगे तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। सराउंडिंग के साथ अगर नेट लॉस ऑफ हीट पूछेंगे तो मैं यहाँ पे माइनस टी नॉट टू द पावर 4 कर देता हूँ, इतनी चीज़ हमें पता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। और एक टर्म तुम देखोगे यार, मुझे बताओ वो एक फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू, क्या था वो, E इज इक्वल्स टू Q बाई ए टी था ना, Q by 80। Q बाई हाँ ए सर। टी था, राइट। इसको क्या कहा था हमने, क्या नाम दिया था इसको हमने, Emissive power। इमिसिव पावर, इमिसिव पावर। ठीक है, शब्दों की जो उलझन है वो सॉल्व करने की पहले कोशिश है, देखो। और ये क्या था हमारा, डी क्यू बाई डी टी आर, इट इज रेट ऑफ रेडिएशन या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ऐसा कह सकते हैं, रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, ऐसा कह सकते हैं। क्या इन दोनों फॉर्मूला के बीच में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है क्या, क्या इन दोनों फॉर्मूला के बीच में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है, मुझे तो दिखाई पड़ रही है, मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ से बस ये ए की टर्म इधर लेके जाओगे, यहाँ से इस ए की टर्म डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, कैन यू सी दिस, डी क्यू बाई ए डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये ऑल ऑफ सडन क्या हो गया सर, इमिसिव पावर। हो सकता है कल शायद से ईशा ने भी पूछा था कि सर ये, तो मैंने सोचा इसका एक क्वेश्चन लेके कन्फ्यूजन दूर करें। इमिसिव पावर का फॉर्मूला Q बाई ए टी, रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड का फॉर्मूला था सिग्मा ए टी टू द पावर 4। हमने देखा यार ये Q बाई ए टी तो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये डी क्यू बाई डी टी, डी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो इंस्टेंटेनियस हम बात करते, तो यहाँ पे Q बाई टी की टर्म तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर ए में डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों फॉर्मूला कुछ डिफरेंट नहीं है, दे आर काइंड ऑफ सेम, बस यहाँ पे पर यूनिट एरिया डाल दोगे तो वो इमिसिव पावर बन जाएगा, और एरिया को हटा के इधर लिख दोगे तो वो तुम्हारा रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं हमें। तो अगर ये E दिया है, दिस इज E, ये E ही होगा ना। कैसे सर, हमें कैसे पता सर ये E दिया है या डी क्यू बाई डी टी, यूनिट देखो क्या है, यूनिट वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूँ, इसका यूनिट क्या है H का, इसका यूनिट क्या होगा, हमने देखा ये इसका यूनिट होगा वैट। सर कैसे वैट, ये देखो हीट क्या होती है जूल, नीचे क्या है पर सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड क्या है वैट है। ओके, और ये जो है इमिसिव पावर का, इसका यूनिट क्या है, ये है वैट पर मीटर स्क्वायर। Q बाई टी क्या है, वैट डिवाइडेड बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इज नथिंग बट E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। कैन वी राइट दिस, यस। क्या चीज़ मैंने बताई अभी, क्वेश्चन थोड़ा हो गया साइड में, कुछ चीज़ मैं बता रहा था, क्या चीज़ मैंने बताई, रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो डी क्यू बाई डी टी होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने हमें बताया था सिग्मा ए टी टू द पावर 4 होता है। उसके पहले एक टर्म हमने पढ़ी थी इमिसिव पावर, वो होती है Q अपॉन ए टी। हमने कहा क्या क्या नाता है क्या इनके बीच में, कुछ रिलेशन है क्या, हमने कहा है। यहाँ पे देखो ये डी क्यू बाई डी टी है, ये है Q बाई ए टी। ठीक है, मतलब Q बाई टी यहाँ पे है, अगर एरिया को यहाँ से नीचे लेके आओगे तो ये भी इमिसिव पावर बन जाएगा। तो मेरे पास इमिसिव पावर का ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, डी क्यू बाई ए डी टी करने से, बस खाली ये ए यहाँ पे लेके आया मैं, तो सिग्मा टी टू द पावर 4 बन गया। तो इमिसिव पावर के इक्वल टू में मैं सिग्मा टी टू द पावर 4 लिख दूँ तो चलेगा क्या, अभी आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो इमिसिव पावर इज Q बाई ए टी विच कैन ऑल्सो बी इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, इमिसिव पावर का यूनिट वैट पर मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ रेडिएशन डी क्यू बाई डी टी का यूनिट सिर्फ वैट होता है। ठीक है, कई बार ये यूनिट में और यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, हमें गूगली डालने की कोशिश करते हैं। सो मेक श्योर यू आर क्लियर विद दिस थिंग। ठीक है, हो गई ये बात। यहाँ पे क्या पूछा है सर अभी बताओ, यहाँ पे हमने देखा थर्मल रेडिएशन इमिटेड एट द रेट E वैट पर मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इमिसिव पावर की बात हो रही है। तो मैंने इमिसिव पावर को देखा
इट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ओके, बस हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने बना दी। क्वेश्चन तो अभी बहुत ही ईजी हो गया। तो जब इसका टेम्परेचर T था, इसकी इमिसिव पावर E थी, और टेम्परेचर T/4 होने से इमिसिव पावर बताओ। तो हम बता सकते हैं अभी, वी कैन इजीली से, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, यस और नो? सिग्मा तो कांस्टेंट है। तो E1/E2 इज इक्वल्स टू T1/4 डिवाइडेड बाई T2/4। ऐसे इक्वेशन से चला जा सकता है आगे, बिल्कुल। जब टेम्परेचर T था तो इमिसिव पावर E थी। जब टेम्परेचर T/4 हो गया तो इमिसिव पावर कितनी, वो हमें पूछा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसे जब सॉल्व करोगे, मैं कर लेता हूँ सॉल्व, इसको E डैश करो क्या, क्वेश्चन मार्क से अच्छा E डैश कर देते हैं इसको। E डैश कर दिया मैंने, E डैश। सो E डैश इज इक्वल्स टू ये T टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये T टू द पावर 4। 4/4 कितना होगा, मुझे लगता है वो 256 होगा। T/4/4 है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में भाई। सो 256 यहाँ आ जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा। तो मुझे E डैश चाहिए, तो मुझे E डैश मिल गया। E डैश इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 256। इतने गुना कम हो गया इमिशन रेट जो था इसका, हीट का छोड़ने का जो रेट था, जब टेम्परेचर 4 गुना कम हो गया तो ये 256 गुना कम हो गया। क्या से क्या हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर T/4 होने से इमिशन रेट 256 टाइम्स कम हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? यस नो में रिप्लाई दोगे, फिर हम आगे चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, एक क्वेश्चन लास्ट। अ स्पीयर, अ क्यूब एंड अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑल मेड ऑफ द सेम मास एंड फिनिश आर हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। सेम मास और सेम फिनिश से बनाया हुआ है। विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल कूल स्लोवेस्ट व्हेन लेफ्ट इन एयर एट रूम टेम्परेचर? 4 ऑप्शन दिए हैं। स्पीयर, क्यूब, सर्कुलर प्लेट, ऑल विल कूल एट द सेम रेट। तो ये स्पीयर है, ये क्यूब है और ये सर्कुलर प्लेट है। ये स्पीयर जो है, अगर तीनों चीज़ें सेम मास की बनाई जाए, तीनों चीज़ें सेम मास से बनाई जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ 3 डायमेंशनल बॉडी, दिस इज 3 डायमेंशनल बॉडी, दिस इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी, दिस इज 3D बॉडी, दिस इज 3D बॉडी, दिस इज 2D बॉडी। प्लेट, सर्कुलर प्लेट है, थिन है, मतलब उसकी थिकनेस काफ़ी कम है। सेम मास के स्पीयर भी सेम मास से बनाना है, मतलब 2 kg का स्पीयर बनाना है, 2 kg का क्यूब बनाना है और 2 kg की प्लेट बनानी है, ठीक है। तो अगर सेम मास है तीनों का, तो प्लेट का एरिया सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्यूब आएगा और उसके बाद ये हमारा स्पीयर आएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया मुझे मिलेगा इस प्लेट का, फिर क्यूब का एंड फिर स्पीयर का। और हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा दैट विल कूल फास्टर। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है, कौन सा सबसे स्लो कूल होगा। तो जिसका एरिया सबसे कम है दैट इज़ A1 विच इज़ स्पीयर। द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभी आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ दिस। ओके, हेडिंग हमने दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने कुछ चीज़ें बोली कूलिंग के बारे में, ठीक है। कोई बॉडी है, ये बॉडी जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा हायर टेम्परेचर ले लेते हैं, लेट्स से कि 80 डिग्री सेल्सियस इस बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। इसको हमने कूल किया बाय रेडिएशन ओनली, ठीक है। सराउंडिंग में इसे छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये अभी कूल हो गई टू द टेम्परेचर, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर हीट रेडिएट करने के बाद 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से ये कूल हो गई, हमने देखा ये डिफरेंस कितना लिया था 20 का ना, तो 60 माइनस 20 40। सो लेट से इसका टेम्परेचर, इस बॉडी का टेम्परेचर अभी हो गया है 40 डिग्री सेल्सियस। न्यूटन साहब ने क्या मैसेज कन्वे किया देखो यहाँ पे,
यहाँ से यहाँ मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस अप्रोच से चलना है हमें। 60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस से बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम लगा T1। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉडी आ गई, टाइम लगा T1। और 60 डिग्री सेल्सियस से बॉडी जब 40 डिग्री सेल्सियस पे आएगी तो टाइम लग रहा है T2। मैं तुम लोगों को ब्लाइंडली पूछ लेता हूँ, फिर हम इसको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शन देता हूँ मैं। T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, एंड ऑप्शन सी है T1 इज लेस देन T2। कौन सा समय ज़्यादा होगा या दोनों सेम हो गए? 80 से 60 डिग्री सेल्सियस आने में अगर T1 टाइम लगता है तो 60 से 40 डिग्री सेल्सियस आने में T2 टाइम लगता है, तो क्या दोनों टाइम सेम होंगे? क्या सर 80 से ऑप्शन 60 सी आने में? सर, ऑप्शन ए T2 ज्यादा ए होगा। सर, ऑप्शन ए। T1 ए ज्यादा सर। होगा सर, T1 ज्यादा होगा सर। तो दोनों T1 सेम ज़्यादा होंगे। होगा, दोनों सेम होंगे, ओके। सेम होंगे सर। इक्वल है। सभी चीज़ें इक्वल है, बॉडी का मटेरियल सेम है, डायमेंशन सब भी वही, एक ही बॉडी है ना, वो आ गई है 60 पे। हाँ सर, तो एक ही ऑप्शन बॉडी। सर T1 उनका T1 सर, टेम्परेचर T1 बड़ा होगा। डिफरेंस सेम है तो फिर दोनों टाइम भी सेम ही रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे एक फीडबैक आया है कि सर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ? 80 माइनस 60, 20 डिग्री 90 सेल्सियस का। डिग्री। 60 टू 40 भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ से यहाँ जितना टाइम लगेगा, मान लो कि 3 सेकेंड लगे, तो ये भी 20 डिग्री सेल्सियस का है, तो इसको भी 3 लगेंगे। ये गलत है लेकिन, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, ठीक है। बी और सी में से कुछ सही हो सकता है। सर हीट रिलीज पर सेकंड इक्वल है। हीट रिलीज पर सेकंड, वही तो डिस्कस करना है ना हमें कि कौन से पैरामीटर पे हम इसे जज करेंगे। हीट रिलीज पर सेकंड इक्वल है तो वो भी देखना है हमें। एक तो कंफ्यूजन ये मत रखना कि ये दोनों तीनों अलग अलग बॉडीज है, नहीं, एक ही बॉडी का टेम्परेचर 60 हो गया, वही बॉडी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। सर ये मतलब मेरा लॉजिक करेक्ट है क्या, एक बात सुन बोलना। सर, क्योंकि रूम टेम्परेचर के उसको इक्वल आना है तो पहले 80 टू 60 जल्दी वो हीट रिलीज करेगा, पर 60 टू 40 का मतलब डिफरेंस और रूम टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा स्लो होगा। समवॉट ही इज करेक्ट। सो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी इसकी है। सो टेम्परेचर डिफरेंस मानते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ यहाँ पे मैं बना दूँ। चलो, एक सराउंडिंग लिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना ले लूँ? 10 डिग्री सेल्सियस ले ले क्या? T0 इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या? अभी न्यूटन ने क्या बोला? इन तीनों ऑप्शन में से पहला तो रॉन्ग है। बी और सी में से कौन सा करेक्ट है? कौन ज़्यादा टाइम लेगा? तो जब बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आएगा तब ज़्यादा टाइम लगेगा। 80 टू 60 टेम्परेचर ड्रॉप आसानी से हो जाएगा। 60 टू 40 विल टेक मोर टाइम फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो इसका सही जवाब हमें मिला ऑप्शन सी, और यही डिस्कस करना है कि क्यों क्या हो रहा है। न्यूटन ने क्या कहा? व्हाट न्यूटन सेड? न्यूटन ने कहा रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं पहले लैंग्वेज में ही लिख देता हूँ, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली proportional to temperature difference between body and surrounding, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग, हाँ, रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड है? दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। सो ये बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन? रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग को मैथमेटिकली दिखाएंगे कैसे हम? रेट ऑफ कूलिंग को मैथमेटिकली दिखाएंगे कैसे? तो इसको हमने लिखा
रेट ऑफ कूलिंग मतलब डी टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टी, डी टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टी, टेम्परेचर अपॉन टाइम, फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज डायरेक्टली, आगे लिख दूं क्या ब्रैकेट में, डी टी क्या है, फॉल इन टेम्परेचर, और स्मॉल डी टी क्या है, टाइम है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, कई वर्ड आता है ना, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा हम क्या लेते थे, टाइम, यहाँ पे भी टाइम ले आए। रेट ऑफ कूलिंग मतलब टाइम का टेम्परेचर के साथ कम, टेम्परेचर का टाइम के साथ कम होना, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ कूलिंग। फाइन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन टेम्परेचर, वो लिखा हमने डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या होगा, तो उसको डेल्टा टी बाद में लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे अभी फिलहाल के लिए टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे बॉक्स करने के लिए लिखेंगे डी टी बाय स्मॉल डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक, हमने देखा कि जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, और जब 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो रेट ऑफ कूलिंग किसका फास्ट होगा वो हमें देखना है। तो हमने देखा यार यहाँ पे टेम्परेचर सराउंडिंग का कितना है वो भी देखना ज़रूरी है, और बॉडी का टेम्परेचर फिलहाल एट दिस इंस्टेंट कितना है वो भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाके समझते हैं, या अगर मैं इसी को यहाँ छोटा कर सकूँ, जो कि मैंने कर दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हमने देखा, ए बी सी, डी टी बाय डी स्मॉल टी एट ए, जब उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, तो रेट ऑफ कूलिंग देखते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूटन ने हमें कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। किसके साथ टेम्परेचर देखना है भाई, सराउंडिंग के साथ। हमने देखा वो कितना है 80 माइनस 10, कितना आया वो 80 माइनस 10, ऊपर लिख देता हूँ 70। ठीक है, सो रेट ऑफ कूलिंग एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस इज 70। अगर बी पे देखते हैं, डी टी बाय स्मॉल डी टी एट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा 60 माइनस 10, कितना हुआ ये 60 माइनस 10 50। 50। और जब इसका टेम्परेचर बेटा हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे अभी ये हीट छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि चलो और कम कर दे टेम्परेचर, तो उसका रेट हम देखते हैं कितना रेट हुआ है, उसका टेम्परेचर 40 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 10, मतलब कितना है ये रेट 30। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होती है, टेम्परेचर कम हो गया रेट ऑफ कूलिंग कम हो रही है, टेम्परेचर और कम हो गया रेट ऑफ कूलिंग और कम हो गई। इसी का मतलब है जब ये 80 टू 60 टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। 60 टू 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जा रहा है रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो होते जा रही है। टेम्परेचर कम हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो पड़ जाएगी, ये यहाँ पे न्यूटन ने बोला। अभी सवाल दूसरा ये आता है, सर ये आया कहाँ से, डी टी बाय स्मॉल डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो इसका भी हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इसको थोड़ा फिर से ब्रश मार देते हैं। न्यूटन ने कहा कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। टेम्परेचर का गिरना दैट इज रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड है, बॉडी का फिलहाल टेम्परेचर कितना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, इसका डिफरेंस दैट इज डी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एक एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की, हमें जानना था कि T1 और T2 के बीच में रिलेशन, पहले कॉन्सेप्ट हमने बना दी और इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा कि जब बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है तब इसका रेट ऑफ कूलिंग बताओ, तो हमने कहा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डी टी बाय स्मॉल डी टी मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 70
और फिर आगे देखा हमने, जब उसका टेम्परेचर 60 हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है, तो उसका रेट ऑफ कूलिंग है 50। और जब 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर के साथ डिफरेंस आएगा 30। मतलब ये 70 के रेट से टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। जब 60 डिग्री का टेम्परेचर होगा तो वो 50 के रेट से टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। और जब उसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो इससे कम टेम्परेचर होने के लिए, लेट से 40 से उसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा बॉडी को और ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना फास्ट वो कूल हो सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है भाई और बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो लॉ ऑफ कूलिंग ने हमें बताया dt/dt का एक कुछ रिलेशन। आया समझ में? ओके। और हमने अभी देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखते हैं कि ये जो रेट ऑफ कूलिंग है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसको हम थोड़ा डिराइव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। कंसिडर की हमने बॉडी जिसका टेम्परेचर अभी T डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने T0 माना। ठीक है, और ये बॉडी अभी क्या करेगी, रेडिएट करेगी हीट और खुद को ठंडा करेगी। ये बॉडी हीट रेडिएट करेगी। ठीक है, थ्रू रेडिएशन ओनली हम इसको देख रहे हैं। हीट यहाँ से ये रिलीज करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पता है हमें भाई, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमें पता है, स्टीफन साहब ने हमें बताया है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या हीट रेडिएशन किसने बताया? ये स्टीफन बोल्ट्जमैन ने हमें बताया ये। ठीक है, क्या बताया कि भाई dq/dt जो होता है विच इज इक्वल्स टू होता है वो सिग्मा E A T⁴ माइनस T⁴। ठीक है, नेट की बात करते हैं क्योंकि ये सराउंडिंग के साथ में ले रहा हूँ नेट। ठीक है, ओके, ऑल राइट। इसमें से क्या क्या कांस्टेंट हमें दिख रहा है? सिग्मा कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम के हिसाब से क्या चेंज नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज नहीं होगा? एरिया चेंज होगा क्या बॉडी का? नहीं जी। इमिसिविटी चेंज होगी क्या बॉडी की? नहीं। सिग्मा वो तो खुद कांस्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हुई। ओके, ये एक बात। दूसरी बात क्या है, ये हीट छोड़ेगी तो उसका कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये बचपन का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, S बीइंग स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी बीइंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस बॉडी और जिस टेम्परेचर पे वो जा रहा है। ms डेल्टा टी हीट लॉस हमने देखा था ना। फिर dq/dt क्या? इट इज़ अ रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस dq को लिख सकते हैं क्या? ms डेल्टा टी। इफ आई राइट दिस dq को हम लिखेंगे ms dt, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ms ये dt आ गया और डिवाइडेड बाय ये स्मॉल dt है विच इज इक्वल्स टू सिग्मा E A T⁴ माइनस T⁴। भैया बॉडी फेस तो चेंज नहीं कर रही ना। जब उसका सिर्फ टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो हीट लॉस या हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला, हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? ms डेल्टा टी। ठीक है, वो मेल्ट हो जाए तो m/L लगाते थे, याद करो वो m/L। ठीक, तो ms को मैं यहाँ लेके आता हूँ, ms जो है यहाँ पे, ये ms इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये बन जाएगा, जगह थोड़ी क्लोज कर देते हैं, ये यहाँ से थोड़ा ऊपर। सो ये dt/dt इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सिग्मा E A डिवाइडेड बाय ms T⁴ माइनस T⁴। ठीक है, ये भाई साहब तो पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। इसको हम कह देंगे यार सिग्मा कांस्टेंट है, E A ms सभी कांस्टेंट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मास चेंज होगा क्या? नहीं। एरिया चेंज होगा क्या? नहीं। स्पेसिफिक हीट वो तो कांस्टेंट रहेगी, वो बॉडी की सभी चीज़ें कांस्टेंट। हमने कहा इसको K से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, so if I write this as 1 and let's bring this here and this is the second explanation here। इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसको लिखा dt/dt इज इक्वल्स टू, इसको किसी k कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं कि ये सभी की सभी टर्म कांस्टेंट है, तो इसको इकट्ठा हम k लिख देते हैं। ठीक है, मतलब एक
कैरी बैग में इसको पैक कर दिया, दिस इज आवर कैरी बैग। कैरी बैग के अंदर सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 हमें ये मिला, ठीक है। अरे भाई साहब हमें तो ये प्रूव करना था टी माइनस टी नॉट, यहाँ पे टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 आया, क्या गड़बड़ है? हम यहाँ पे देखते हैं क्या गड़बड़ है। क्या गड़बड़ नहीं, हमें अभी इसको सॉल्व करना है आगे, ठीक है, सॉल्व करना बाकी है, ठीक है। हमें डेल्टा टी पता है, वी नो व्हाट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी इज नथिंग बट बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। उसमें से हम टी को लिख सकते हैं क्या? कहना है टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी प्लस टी नॉट, सिंपल है ना। बॉडी का टेम्परेचर टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी से अगर मैं दिखाऊंगा तो क्या लिखूंगा? टी माइनस टी नॉट, ठीक है। मुझे इस टी को सब्स्टिट्यूट कुछ करना था इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने अगर टी को लिखा, टी नॉट उधर चला गया तो डेल्टा टी प्लस टी नॉट नहीं बन जाएगा। अभी इस टी की जो वैल्यू मैंने निकाली है उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं टी की वैल्यू को, ठीक है। तो टी क्या बन जाएगा? सो मैंने नीचे लिखा डी टी बाई डी टी, मैं कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? मैं ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू ये के रहा और ये ब्रैकेट रही। टी को मैंने लिखा डेल्टा टी प्लस टी नॉट रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को मैं छोटा करने जा रहा हूँ। सो डी टी बाई डी स्मॉल टी इज इक्वल्स टू, ओके, ये के है। अंदर क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? देखो मैं गड़बड़ में ये कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म में से मुझे टी नॉट को कॉमन लेना है, ठीक है। अभी इन दोनों टर्म में से जब मैं टी नॉट को कॉमन लूँगा, टू दी पावर 4 है तो जब कॉमन लेके ये बाहर आएगा तो मैं इसको लिखूँगा टी नॉट टू दी पावर 4 और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? डेल्टा टी के पास थोड़ी ना टी नॉट था, सो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट रेस टू 4 मत लिखना, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट प्लस 1, क्योंकि इनकी ब्रैकेट की पावर हमने 4 दी है। कुछ नहीं किया, टी नॉट को कॉमन लिया तो टी नॉट रेस टू 4 कॉमन आएगा बाहर क्योंकि टू दी पावर 4 है। अंदर क्या होगा? ये डेल्टा टी अपॉन टी नॉट प्लस टी नॉट तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये किया एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? एनी आइडिया? डू यू फाइंड एनीथिंग? ये जाना पहचाना लग रहा है ये टर्म? बायनोमियल एक्सप्रेशन से हम इसे सॉल्व करते हैं। हम कुछ अज्यूम करते हैं ना, यहाँ पे हमें कुछ अज्यूम करना ही पड़ेगा ना। अज्यूम नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? क्या व्हाट वी अज्यूम? अज्यूम, तो वो रेशियो बहुत छोटा है। हाँ, अज्यूम डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, that is temperature difference between body and surrounding is very small। तब हम कह सकते हैं, आगे हम प्रोसीड करेंगे यूजिंग बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। दैट इज डेल्टा, यहाँ से ऐसा लिखना चाहता हूँ, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट रेस टू 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? व्हाट शुड आई राइट इट? 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। क्या किया मैंने? यूजिंग बायनोमियल। ये 2-3 चैप्टर में हमने पहले भी किया था बायनोमियल एक्सप्रेशन से। फिर से मैं यहाँ बता दूँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। 1 प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर n है, तो अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है काफ़ी, when it is very small, you can write 1 plus n into delta x। इस एक्सप्रेशन के द्वारा मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी, ठीक है। सो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस थिंग इंस्टेड ऑफ दिस। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ये डी टी बाई डी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू ये के टी नॉट टू द पावर 4। यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं 1 इधर से लिखता हूँ प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट
ब्रैकेट क्लोज माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। अभी इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना ही बेटर रहेगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यही है, बस 1 इधर से लिखा, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने 1 लिखा और ये टर्म मैंने राइट हैंड साइड से लिखी। ठीक है, और अगर डेल्टा टी काफ़ी छोटा है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, वही एक्सप्रेशन मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, मुझे पहले पेज ऐड करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन यहाँ तक आ गए हम। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ और कॉमन दिख रही है, देखो दया, क्या क्या यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ये टी नॉट रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 दोनों को कॉमन ले लेते हैं। सो मैंने देखा यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है डी टी बाई डी टी, हो ही गया, बस आ ही गए हम, नैया हो गई पार, टी नॉट रेस टू 4 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस टी नॉट टू दी पावर माइनस 1 आएगा ना, टी नॉट टू दी पावर 4 तो कॉमन आ गया है, ये 1 आ गया, ये 1 और ये 1 कट कर दिया मैंने, ये कॉमन ले लिया ना हमने यहाँ पे। ओके, देखता हूँ मैं क्या मिल रहा है मुझे। यहाँ पे से कुछ चीज़ें कट हो रही है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम कट करते हैं। डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू के टी नॉट टू दी पावर 4 इंटू 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। ये टी नॉट गया, यहाँ पे बचा क्यूब। फिर हम वापस नीचे आए, मुझे मिला डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू ये 4 के टी नॉट टू दी पावर 3 इंटू डेल्टा टी। ओके, ये एक्सप्रेशन। अभी सुनो बात को, टी नॉट क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज टी नॉट, व्हाट इज टी नॉट? सराउंडिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मतलब ये काफ़ी बड़ा होगा ना, सराउंडिंग, सराउंडिंग काफ़ी बड़ा होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सराउंडिंग, सराउंडिंग इज़ अ बिग ह्यूज। कोई बॉडी हम रखेंगे सराउंडिंग में, सराउंडिंग बॉडी से ये सराउंडिंग है, ठीक है, दिस इज सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, टी नॉट। बॉडी से अगर हीट रिलीज हो जाती है सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग इतना बड़ा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। व्हाट वी अज्यूम व्हेन द बॉडी रेडिएट्स द हीट, बॉडी जब हीट छोड़ेगी सराउंडिंग को, तो हमारा लॉजिक कहेगा कि अरे सर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, बॉडी इसको हीट छोड़ देगी। लेकिन क्या इसका काउंटर सेंस है कि सराउंडिंग काफ़ी बड़ा होता है। सराउंडिंग मीन्स इट्स अ वेरी बिग स्पेस अवेलेबल अराउंड द बॉडी, and the surrounding temperature won't affect as though body releases the heat। बॉडी ने हीट छोड़ भी दिया सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। सो हेंस बाय सेइंग दिस, टी नॉट भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। टी नॉट अगर कांस्टेंट है तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। 4 भी कांस्टेंट है, के तो हमारे कैरी बैग में डाला था पहले, वो तो पहले से ही कांस्टेंट है। टी नॉट भी एक कांस्टेंट है, तो हमने कहा ये पूरे के पूरे कांस्टेंट है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू डेल्टा टी। एंड व्हाट इज डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, डी टी के क्यों लिखोगे सर, प्रोपोर्शनल साइन दोगे तो। सो डी टी बाई स्मॉल डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टी इज व्हाट, सराउंडिंग माइनस टी नॉट, बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। देखो हमने प्रूव कर लिया। थोड़ा ब्रश कर लेते कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमें एक्सप्रेशन को डिराइव करना था, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने बताया था। हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन से शुरुआत की, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन ने बहुत कंट्रीब्यूशन के साथ हमें रेट ऑफ हीट लॉस बताया था। हमने इसको लिया, इसके अंदर डी की वैल्यू पुट की, और यहाँ से कुछ कांस्टेंट मिले, डी टी बाई स्मॉल डी टी के टर्म में लिखा, ये कांस्टेंट मिला, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला, डी टी बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी इज़ नथिंग बट टी माइनस टी नॉट। वहाँ से टी को उठाया, ये क्या याद नहीं रखने का, ये डेरिवेशन हमें कोई याद नहीं रखने का, हमें समझना है बस इसे, ठीक है। सो टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, कुछ पुट किया, कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाया। ये वाली बात समझनी ज़रूरी है
कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन हमें फाइनली मिला है, ये यहाँ पे इसका अजम्पशन हमने क्या लिया है? अजम्पशन हमने लिया है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल। कितना स्मॉल? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री तक चलेगा, उसको भी स्मॉल कहा जा सकता है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस चलेगा, फिर भी ये टेम्परेचर डिफरेंस जो 40 डिग्री सेल्सियस का है वो छोटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। नो, दैट वोंट बी काउंट एज अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो हमने कहा कि तुम्हारा अगर टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी छोटा है तब तुम इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आगे जाके रिड्यूस कर सकते हो। अगर वैसा नहीं है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम इस फॉर्मूला से काम चला लेना। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता, ठीक है। इस फॉर्मूला से काम चला लेना, तुम ये नहीं कह सकते तब, ठीक है। मैं आगे लिख के भी दूंगा, जो मैंने बोला है वो लिख के भी दूंगा आगे, ठीक है। फिर हमने कुछ सॉल्व किया नीचे, बहुत सॉल्व करने के बाद वी अराइव टू दिस कंक्लूजन, ठीक है, कि dt/dt रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। आगे का पेज एक लेते हैं और इस लेक्चर को यही ख़त्म कर देंगे। एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण डिस्कशन से मिला हमें, एक समरी यहाँ पे कर रहे हैं हम, समरी या नोट लिखेंगे। समरी के लिए एक ही पॉइंट काफ़ी नहीं होता है, तो एक ही पॉइंट है तो मैं इसको नोट लिखता हूँ, ठीक है। व्हेन, पहला पॉइंट बच्चे याद रखेंगे, व्हेन टेम्परेचर difference between body and surrounding is small, ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल T दिया है 50 डिग्री सेल्सियस एंड T नॉट दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा T कितना बना यहाँ से? डेल्टा T कितना बना? 40 डिग्री सेल्सियस। तो चलेगा, 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। Then what we can say? Then dt upon small dt is directly proportional to delta t, ऐसा लिखेंगे या इक्वल टू करेंगे, कुछ कांस्टेंट k देंगे हम, इक्वल टू के टर्म में लिखना अच्छा होता है, इज इक्वल्स टू k इंटू डेल्टा टी, k इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ये लिखेंगे। Second point, let me allow to write second point. When temperature difference between body and surrounding is not small. For example, body का टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना हुआ? 450 डिग्री सेल्सियस। देन वी यूज डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू के टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। मतलब ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है क्या जो न्यूटन ने बताया? नहीं। व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, यूज दिस एक्सप्रेशन। टेम्परेचर डिफरेंस इज यूज दिस एक्सप्रेशन। कल इसके ऊपर से मैं क्वेश्चन दूंगा और क्लैरिटी देने की मैं कोशिश करूँगा। चलो वो क्वेश्चन मैं अभी पुटअप कर देता हूँ। वो क्वेश्चन को रीड करके मुझे बस बताना कि कौन सा एक्सप्रेशन लगाओगे, ये लगाओगे या ये लगाओगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी हो जाएगा, एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे वो क्वेश्चन देके आज की क्लास ख़त्म करना चाहता हूँ।